अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, मेरे कप्तान के ताज़ा तरीन ड्रामा सीरियल असेंबलियां तोड़ दूंगा की सबसे सनसनीखेज किस्त आज देखने को मिली, जब चौधरी परवेज इलाही ने खुद को डी नोटिफाई करने के खिलाफ अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही से यकीन दहानी मांगी कि वजारत आला बहाल होने की सूरत में वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने अगली तारीख तक असेंबली ना तोड़ने का बयान हल्फी जमा कराया और अदालत ने उन्हें ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। नाज़रीन, इस केस की लम्हा ब लम्हा समाअत का अहवाल सारा दिन टीवी चैनल्स पर चलता रहा और मेरे कप्तान अपने इस ताज़ा तरीन ड्रामा सीरियल की खिड़की तोड़ कामयाबी पर खुश और मुतमईन नजर आए। इस ड्रामा सीरियल की पहली किस्त 26 नवंबर को ऑन एयर हुई थी, जिसके आखिर में मेरे कप्तान ने रावलपिंडी के जलसे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को तोड़ने का ऐलान किया था। मेरे कप्तान के इस ऐलान ने बड़ी तादाद में नाज़रीन की दिलचस्पी अपनी तरफ खींच ली और सब लोग बेताबी से ड्रामे की अगली किस्त और असेंबलियां तहलील होने का इंतजार करने लगे। ये इंतजार तवील होता रहा। मेरे कप्तान ने इस ड्रामे के नाज़रीन को वो इंतजार फरमाइए देखने पर लगाए रखा जो पुराने जमाने में पीटीवी के नाज़रीन को मजबूरन देखना पड़ता था। ड्रामे की अगली किस्तें तो आती रही, लेकिन असेंबलियां तोड़ने की समरी ना आई। दूसरी किस्त में मेरे कप्तान ने दिसंबर में हर हाल में असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया। तीसरी किस्त में मेरे कप्तान ने बात चौथी किस्त पर डाल दी और 17 दिसंबर को अहम फैसले की नवीद सुनाई। 17 दिसंबर को चौथी किस्त में मेरे कप्तान ने आज यानी 23 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई असेंबलियां तहलील करने का फैसला सुना दिया। इस ऐलान के बाद सुस्त रवि का शिकार ड्रामे में अचानक तेजी आ गई। 19 दिसंबर को गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर दी। 20 दिसंबर को पंजाब असेंबली के स्पीकर सब्तैन खान ने एक रूलिंग के जरिए गवर्नर का बुलाया गया इजलास गैर कानूनी करार दे दिया। 21 दिसंबर को गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया और गुज़िश्ता रात गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट ना लेने पर डी नोटिफाई कर दिया। नाज़रीन, इस ड्रामे की ताज़ा तरीन किस्त अब तक की तमाम एपिसोड से ज्यादा तजस्सुस और सनसनी से भरपूर रही है। मेरे कप्तान के मुखालिफ और इत्तेहादी दोनों परेशानी में भागे फिर रहे हैं और मेरे कप्तान पाक के महल में बैठे ये सब होता देख रहे हैं। इस ड्रामे के किरदारों का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से मेरे 12 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या इस ड्रामे की अगली किस्त के लिए 11 जनवरी का इंतजार करना पड़ेगा या उससे पहले ही क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान, अगर ये ड्रामा नहीं और आपने असेंबलियां तोड़नी ही थी तो इतनी तारीखें देने की क्या जरूरत थी? फौरी तौर पर समरी भिजवाने से आपको किसने रोका था? सवाल नंबर 3, पंजाब असेंबली का मामला तो अदालत में चला गया, लेकिन मेरे कप्तान आपको खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने से किसने रोक रखा है? सवाल नंबर 4, सियासतदान सियासी बयान देते रहते हैं, असेंबलियां तहलील करने के हवाले से ये बयान सिर्फ सियासी था या मेरे कप्तान क्या वाकई दिल से असेंबलियां तोड़ना चाहते थे? सवाल नंबर 5, परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट को असेंबली तहलील ना करने की याद दहानी कराई है, क्या मेरे कप्तान के साथ हाथ हो गया है? सवाल नंबर 6, आज मुस्लिम लीग नून ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली, आखिर इसकी क्या वजह थी? सवाल नंबर 7, पंजाब असेंबली में भी अभी भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मौजूद है, क्या मुस्लिम लीग नून स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटा सकेगी? सवाल नंबर 8, अगर तहरीक इंसाफ के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या परवेज इलाही के खिलाफ खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी? सवाल नंबर 9, अगर पंजाब असेंबली बरकरार रहती है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी बरकरार रहेगी? सवाल नंबर 10, परवेज इलाही शुरू से असेंबलियां तोड़ने के मुखालिफ रहे हैं, मुल्की सियासत पर छाए इस ड्रामे में अगर किसी की फतह हुई है तो क्या वो परवेज इलाही हैं? सवाल नंबर 11, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का जारी करदा नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया, क्या इसे वफाकी हुकूमत की शिकस्त कहा जा सकता है? सवाल नंबर 12, मेरे कप्तान के सारी मश्क का मकसद नए इंतखाबात कराना था, लेकिन ना असेंबलियां टूट रही हैं और ना इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, क्या इसे मेरे कप्तान की शिकस्त कहा जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैक्शन कराऊंगा मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अज़मा बुखारी साहब आपके पास आना चाहूँगा, कल रात को आपने अपने सीएम को डी नोटिफाई कर दिया
आज उन्हें अदालत से रिलीफ मिल गया और वो आज इस वक्त जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो परवेज इलाही साहब भी दोबारा सीएम बन चुके हैं। क्या आपकी जो पूरी हिकमत अमली थी, पूरा जो आप लोगों ने प्लान बनाया था, मानेंगे इस बात को कि वो प्लान पिट गया? बहुत शुक्रिया मंसूर। कैसे पिट गया? मतलब हमने कहा था कि पंजाब असम्बली टूटने नहीं देंगे, तो टूटी पंजाब असम्बली। हमने कहा था तमाम आइनी तरीकाकार जो है वो हम बरूए कार लाएंगे, वो हम लेके आए। अदम एतमाद इसलिए वापस ली क्योंकि जो है वो चूँकि डी नोटिफाई हो गए थे और इंफ्रक्शस हो गई थी हमारी अदम एतमाद, तो हमने इसलिए वापस ली। लेकिन वो किसी भी वक्त दोबारा जमा कराई जा सकती है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और लेकिन यह है कि पहला प्रॉब्लम और पहली बात यह है कि गवर्नर साहब का जो एतमाद का वोट लेने का उनका आइनी इख्तियार है, उसके ऊपर आज जो है वो कोर्ट के अंदर भी बात हुई, उसके अंदर रिमार्क्स भी दिए जजेस साहिबान ने कि ये इख्तियार उनके पास मौजूद है और ये उनसे नहीं लिया जा सकता। और उनका ऑर्डर अभी भी जो है वो सेटिसाइड नहीं हुआ है, उसको जो है इनको कुछ दिनों की मोहलत मिली है और मोहलत पे ही रोना धोना था। और एक तरफ वो कह रहे थे जी हमें टाइम नहीं मिला, जो है हमारे लिए टाइम थोड़ा है, अब तो बहुत सारा टाइम है उनके पास और उनको 11 जनवरी तक। और वैसे भी ये भी आपको शायद मालूम है कि मौसम सरमा की तातीलात शुरू हो गई हैं आला अदलिया के अंदर, तो वो जो 10-15 दिन है ये तातीलात की वजह से भी थोड़ा लंबा गया है। अगर तातीलात ना होती तो यकीनन इसके ऊपर बहुत जल्द फैसला आ जाता। ये कब तक मतलब चलेगा, कब तक इसके ऊपर जो है वो ये भाग सकेंगे, ये एक आइनी इख्तियार है। और कोई भी अदलिया का कोई भी बेंच, कोई भी जो लोग हैं अदलिया के अंदर भी, जो जजेस साहबान हैं, वो गवर्नर साहब का आइनी इख्तियार ख़त्म नहीं कर सकते। और 130 आर्टिकल सब सेक्शन 7 जो है वो बहुत क्लियर है इस हवाले से कि उनके पास ये इख्तियार है कि वो एतमाद के वोट के लिए कहें। और ख़ुद उन्होंने कंसीड किया, अली ज़फ़र साहब ने भी आज कहा कि जी बिल्कुल ये इख्तियार मौजूद है, बस ये है कि सेशन के अंदर जो है वो सेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसी के ऊपर बहस होना बाकी है। एक तो ये जो खुद घर बैठ के इन्होंने प्रिवीन बना ली है कि सेशन के अंदर सेशन नहीं बुलाया जा सकता। मैंने कई दफ़ा कहा कि हमें कोई, जैसे मैं आर्टिकल बता रही हूँ, हमें बता दें ये कहाँ पढ़ लिया इन्होंने कि सेशन के अंदर सेशन नहीं बुलाया जा सकता। और फिर यह है कि 137 के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है कि द गवर्नर शैल समन द सेशन फॉर ये अदम एतमाद के वोट के लिए। वो खुद कह रहे हैं, जो है वो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन की कापी है, अगर आपका मैं वो भी पढ़ के सुना देती हूँ आपको, कि बड़ा क्लियर लिखा है कि गवर्नर शैल समन, तो गवर्नर ने समन कर लिया था। और आज ये भी हमने वो कहा कि जी हम ये डी नोटिफिकेशन का, जो डी नोटिफाई होने का नोटिफिकेशन है, वापस लेने के लिए तैयार है। ये अदम एतमाद की जो है वो एतमाद के वोट की डेट जो है वो दे दें। तो एतमाद का वोट तो परवेज इलाही साहब को लेना है, वो आज नहीं हो सका, परसों नहीं हो सका, तो वो अब 11 के बाद हो जाएगा, लेकिन होगा तो सही। लेकिन मैं हसन मुर्तज़ा साहब, मैं क्योंकि आप भी इत्तेहादी हैं और इस सारे मामले में मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, दो सवाल। एक तो जिस तरह आप लोगों ने, अज़मा साहबा कह रही है कि जी तहरीक अदम एतमाद हमने इसलिए आज वापस ले ली क्योंकि उनको वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया था, तो वो डी नोटिफिकेशन तो आज कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गई बात। परवेज इलाही साहब वापस बहाल हो गए। तो पिछली दफ़ा आप लोगों ने 9:30 पौने 10 बजे ये जो है तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी, आज दोबारा करवा दें, वो डी नोटिफिकेशन तो अब ख़त्म हो गया, एक बात। और दूसरी बात ये कि अभी भी ये अज़मा साहबा फरमा रही है कि जी उनको एतमाद का वोट जो है वो लेना पड़ेगा। ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस कोर्ट की जानिब से नहीं आई हुई कि इनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा? नहीं, बहुत शुक्रिया मंसूर। मैंने तो फैसला पढ़ा नहीं है, अभी गाड़ी में ही था तो पता चला, और शायद अज़मा ने पढ़ा भी हो और उन्होंने सारा आर्टिकल्स भी आपको बताए। मैं समझता हूँ कि जब एक डी नोटिफाई कर दिया गया उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं थी। और जैसे आपने कहा कि आप दोबारा जमा करवा दें, जिस वक्त हम ज़रूरत महसूस करेंगे वो हम यकीनन दोबारा भी करवाएंगे। और उन्होंने सुना है कि कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी है कि हम ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करेंगे अगली तारीख तक। तो अभी उसमें भी मेरा ख्याल है 11 जनवरी है, टाइम है, इसलिए इतनी जल्दी कोई नहीं, लेकिन ज़रूरत महसूस हुई तो यकीनन जमा करवाएंगे। मैं समझता हूँ कि इसमें PDM को कामयाबी ही है। PDM का मौक़िफ़ कोई हुकूमत गिराना तो था ही नहीं, हमारा तो पहला जो था वो सब यही था कि हम असम्बलियाँ तहलील नहीं होने देंगे।
और खान साहब मेरा ख्याल है खुद भी नहीं करना चाहते। उन्होंने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, चौधरी परवेज इलाही साहब ने खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ये सारा चाहते वो यही है कि मुल्क में एक अफरा तफरी की फ़िज़ा रहे, यहाँ पे जो सियासी इस्तेहकाम है वो ना हो, और इस मुल्क की इकॉनमी को मैं जितना और ख़राब कर सकता हूँ मैं कर लूँ, ताकि आने वाले इलेक्शंस में मैं जाके लोगों को कहूँ कि इन्होंने ये किया और मैंने ये किया, और जिस तरह वो रोना रोते हैं और सिंपथीज़ के जो वोट हैं वो इकट्ठा करना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ज़्यादा देर उनका ये ड्रामा चलेगा। इंशाअल्लाह ताला ये मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। अतर काज़मी साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी होगी, पीडीएम का यही कहना है और इन जमातों का कि जनाब पहला हमारा जो टारगेट था वो ये था कि असेंबलियां ना टूटें, तो उसमें हम कामयाब हो गए। आज परवेज इलाही साहब खुद अपने हाथ से लिख कर देख रहे हैं कि जनाब नहीं तोड़ता मैं, असेंबली नहीं तोड़ूंगा मैं। जबकि खबरें आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमल से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, वो ये चाहते थे कि ऐसी कोई अंडरटेकिंग ना दी जाए। और अली जफर साहब ने एक्चुअली पहले अपना स्टैंड भी यही लिया था कि नहीं देंगे, हम अंडरटेकिंग नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा अदालत ने उनसे कहा, दोबारा वो गए और इस मरतबा जब वो आए तो जाके उन्होंने अंडरटेकिंग भी दे दी। तो क्या ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इमरान खान साहब ने जो 23 दिसंबर की डेट दी हुई थी और जो ऐलान किया हुआ था उससे उनको 4 कदम पीछे हटना पड़ा आज? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जो मोजिज अदालत ने फैसला दिया, मोजिज अदालत ने क्या फैसला दिया? मोजिज अदालत ने कहा कि वो जो नोटिफिकेशन है जो गवर्नर साहब ने इशू किया रात के वक्त, जो सामने आई सबके कौम के सामने रात 12 बजे के करीब वो खबर सामने आई, उसको मुअत्तल कर दिया गया। अगर वो आइन के भी बिल्कुल मुताबिक था, उसमें सब कुछ क्लियर था, आइन भी उस पर क्लियर है, तो फिर तो अदालत परवेज इलाही साहब की पिटीशन उठाती और उनको वापस करती, कहती जनाब ये आइन में बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है और गवर्नर साहब ने जो कुछ किया वो आइन के मुताबिक है, लिहाजा आपकी पिटीशन को हम फारिग करते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। तो देखिए आज हुआ ये है कि अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें वफाकी हुकूमत का, पीडीएम का मौकिफ जो है वो अब तक गलत साबित हुआ है, और जो चौधरी परवेज इलाही साहब का मौकिफ है उसमें उनको रिलीफ मिली। अब तक के हकायक ये हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, अब यहाँ पे भी मेरे मोजिज दोस्तों ने भी कहा कि पीडीएम की तो अतर साहब सिर्फ एक सवाल यहाँ पे ले लें कि क्या ये कहना दुरुस्त नहीं है कि एक्चुअली ये रिलीफ जो है अंडरटेकिंग देने की वजह से मिला है? देखिए, जिस तरह भी रिलीफ मिला गवर्नर साहब का, अगर वो आइन और कानून के मुताबिक होता, अगर मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं उसके बाद सब मिल के हंसेंगे, अगर वो आइन और कानून के मुताबिक होता तो फिर चाहे आप अंडरटेकिंग देते, चाहे ओवरटेकिंग करते, कुछ भी, फिर अदालत ने तो पिटीशन बाहर फेंक देनी थी ना। अगर गवर्नर साहब का इकदाम बिल्कुल आइन के मुताबिक होता तो वो तो नहीं सूरत हाल थी, तो वो तो उन्होंने उसको मुअत्तल किया। दूसरी बात यह है कि जिस तरह भी मोजिज दोस्त भी कह रहे थे कि पीडीएम की तो टोटल दौड़ इतनी थी कि हमने इमरान खान की हुकूमत बचानी है। जिधर इमरान खान कह रहे हैं हमने असेंबली तोड़नी है, इन्होंने उनकी असेंबली बचानी थी, तो उसमें ये काफी हद तक कामयाब हुए हैं, अब असेंबलियां बच गई हैं। बाकी ये है कि आप इसमें कौम क्या देख रही है? कौम ये देख रही है कि पहले पीडीएम के दोस्तों ने कहा कि आप असेंबलियां तोड़ें, और अब जिस तरह यहाँ पे भी फरमाया गया कि इमरान खान असल में असेंबलियां तोड़ना नहीं चाहता, तो भाई आप उसको फिर क्यों रिलीफ दे रहे हैं? आप उसको झूठा साबित करें, आप लोग पीछे हट जाएं, उसको तोड़ने दें। आप क्यों जरदारी साहब वहां पहुंचे? अतर साहब एक और यहाँ पे, अतर साहब एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा जो पीटीआई के चंद लोग थे मैं उनका भी रद्द-ए-अमल देख रहा था, क्या यहाँ बेहतर ना होता कि परवेज इलाही साहब एक्चुअली स्टैंड लेते और वो ये कहते, जैसा आप ये फरमा रहे हैं कि जी इनका जो डी नोटिफिकेशन करने का जो नोटिस आया था वो गलत था, वो गैर आईनी था, इसलिए अदालत ने उसे साइडलाइन पे कर दिया। यहाँ पे परवेज इलाही साहब कहते हैं कि जनाब मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब हूं, मुझे कोई अंडरटेकिंग देने की जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूं असेंबली तोड़ सकता हूं, मुझे किसी को अंडरटेकिंग देने की जरूरत नहीं, ये मेरा आईनी इख्तियार है, या तो आप मुझे ये मेरा इख्तियार दें, उसके मुताबिक मैं वजीर आला हूं, वरना बेशक मुझे हटा दीजिए, बेशक मुझे डी नोटिफाई कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी हुकूमत नहीं होती तो ना सही, लेकिन मैं सीएम रहूंगा तो पूरे आईनी तरीके से रहूंगा। देखिए, असेंबली के अंदर तो चौधरी परवेज इलाही साहब ऐसी तकरीर कर सकते थे, लेकिन मोजिज अदालत के मुताबिक जो भी चीजें होती हैं मोजिज अदालत के अंदर वो आइन और कानून के मुताबिक अपने वकला के मशवरे से उन्होंने करनी होती हैं। और जब ये हुई, सारा ये अमल हुआ, तो उस वक्त भी उन्होंने अपने वकला से मशवरा किया और उसके बाद ये कहा। तो मेरे ख्याल में यकीनन उनको कोई मशवरा होगा, बाकी वो क्या ये कह सकते थे, उनकी मर्जी है। टू बी ऑनेस्ट, हम तो उनको मजबूर नहीं कर सकते। और दूसरी देखिए एक और चीज भी है, एक और चीज ये है कि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इमरान खान का मकसद जो है अफरा तफरी फैलाना है ताकि मुल्क की इकोनॉमी खराब हो। देखिए ये
मेरी समझ से बाहर है कि 13-14 जमातों की हुकूमत है, और अभी भी अगर इकोनॉमी इमरान खान कंट्रोल कर रहा है तो भाई फिर हुकूमत उसको दे दो। अगर आप उसकी मर्जी से पाकिस्तान के अंदर सब कुछ होना है और उसकी मर्जी से मुल्क की मैशियत ठीक होनी है, तो भाई फिर आप क्यों इक़्तिदार में आए हैं? ये तो मंतक नहीं समझ आती ना कि जी हुकूमत आपकी, इख्तियार आपका, वजीर खजाना आपका, लेकिन इकोनॉमी इसलिए खराब हो रही है क्योंकि इमरान खान। भाई ये सारी चीजें आप भी 3 साल करते रहे, आप भी मुतालबा करते रहे। ये अतर साहब जो बात कर रहे हैं, अजमा साहबा, अतर साहब जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक बात में तो वैसे वजन आता है कि स्कोर बोर्ड के ऊपर, क्रिकेट का जब मैच होता है स्कोर बोर्ड के ऊपर कभी कभार ये कहा जाता है जनाब रन आउट हो गया, दोनों बैट्समैनों की गलतफहमी की वजह से रन आउट हो गया, ये ना होता तो वो हो जाता, वो ना होता तो ये हो जाता। लेकिन एंड में जब स्कोर कार्ड बनता है और नीचे रिजल्ट लिखा जाता है तो उसके अंदर ये चीजें नहीं होती कि पिच पे क्या हुआ था। आज की तारीख में कल जब अखबार छपेगा, कल सुबह जब 5-6 बजे अखबार छपेगा तो पंजाब का वजीर आला परवेज इलाही है, जो आप नहीं चाहते थे, तो फिर इसमें आप लोगों को शिकस्त हुई। फिर थोड़ा सा दम ले लें मंसूर साहब, खेल अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी खाने का वक्फा हुआ है। बारे भाई क्या हो गया आपको? मतलब अबूरी हुक्म के ऊपर ही आपने जो है वो पूरा फैसला सुना दिया, और ये मेरे लिए और परवेज इलाही के लिए तो हंसने का मुकाम यकीनन होगा, पीटीआई के लिए जो है गवर्नर साहब के वकील ने कहा जो है मुकाम है। अजमा साहबा, गवर्नर साहब के वकील ने वहां पे कहा जी हम इस डी नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये गवर्नर साहब के वकील ने कहा है अदालत में। जी मैंने तो खुद कहा, जी मैंने तो खुद बात करते हुए आपको कहा कि हमने तो ये कहा, उनको ऑफर किया कि वो ये एतमाद का वोट ले लें तो हम नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए तैयार है। मैंने खुद बात की है इस पे। लेकिन जो मैं अब कहना चाह रही हूँ वो ये है, मैं जरा 2-3 लाइनें आपको जो ये फैसले किया। सर तो अभी फैसला भी तो नहीं हुआ ना मंसूर, क्या कमाल करे चले जा रहे हैं। अबूरी हुक्म आया है, ये हुक्म नहीं है मेरे प्यारे भाई। मैं तो जरा 3-4 जुमले बोल देने दे, 3-4 जुमले बोलने देंगे आप मुझे प्लीज? 3-4 जुमले अगर मैं बोल दूं जो फैसले के अंदर मौजूद है। हमें उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए, अपनी जो हदायत है तहरीरी तौर पर जमा कराएं। हमने दोनों फरीकों को बैलेंस करना है। फ्री कैन से 11 जनवरी को जवाब तलब किया है, दोनों फ्री कैन से, और अदालत ने परवेज इलाही की अंडरटेकिंग की रोशनी में जो है वो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। तो बात अंडरटेकिंग की है, जो परवेज इलाही ने एक अंडरटेकिंग उसको भी दी थी इमरान खान को कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा, दूसरी अंडरटेकिंग उन्होंने आज दे दी कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। तो ये हमने गेम ये किया है कि हम इनको जो है वो इस जो एतमाद का वोट लेना है उसके ऊपर अदालत को इनको डेट देनी पड़ेगी। आज ये भी रिमार्क्स के अंदर उन्होंने कहा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि आर्टिकल 130 एग्जिस्ट करता है ना कानून का, वो कहाँ ले जाएंगे आप? वो अदलिया उसको नजरअंदाज कर देगी, या इनकी मेमोरीज से, चूंकि वो निकल गया है तो वो सबकी मेमोरी से निकल जाएगा, वो आईने पाकिस्तान की शिक की खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है ना, वो एग्जिस्ट करती है। और इसको अदलिया ने भी कहा कि हम ये इख्तियार नहीं ले सकते गवर्नर साहब से। बात यह है कि ये कब होगा। तो अब ये चूंकि छुट्टियां भी आ गई हैं तो इनको चंद दिन की मोहलत मिल गई है। ये भी ज्यादा थोड़ा दम ले, मैच अभी खत्म नहीं हुआ, खाने का वक्फा हुआ है, इनिंग्स अभी इसके बाद में होगी। और ये जो अंडरटेकिंग अगर ये ना देते तो आज इनको जो है ये फैसला नहीं मिलता। ये अबूरी जो इनको हुक्म मिला है, बराए मेहरबानी अबूरी हुक्म को और फाइनल फैसले को जो है वो उसमें जो है वो तफरीक कानूनी तौर पर क्या होती है ये समझने की कोशिश कीजिए। अबूरी हुक्म है चंद दिन का रिलीफ, वो उनको मिल गया है। लेकिन ये अदालत ने नहीं कहा, कि गवर्नर का इख्तियार जो है, जो एतमाद का वोट लेने का है, वो हम बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब को एतमाद के वोट 10 दफा कहा, अदालत ने 10 दफा कहा तो ले लेना एतमाद का वोट, उन्होंने कहा ले लेना एतमाद का वोट, तो उन्होंने कहा नहीं वो सेशन चल रहा है वो इसलिए। तो ये टेक्निकलिटीज में जो है वो उसको उलझाने की उन्होंने कोशिश की। एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब को लेना है, तो 11 जनवरी के बाद 13 को लेंगे, 14 को मुझे इजाजत दीजिएगा। अजमा साहब, हसन मुर्तजा साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि अब कहानी अगर हम इस केस के हवाले से जाएं तो कहानी जो है वो 11 जनवरी तक बैठ के आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप दोनों जमातों को 11 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। इससे सर बेहतर ये नहीं है कि अगर आपने परवेज इलाही से वाकई जान छुड़ानी है, तहरीक अदम एतमाद आज रात को या कल सुबह जमा करवाएं, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते के अंदर अंदर केस खत्म हो जाएगा। 11 से पहले परवेज इलाही साहब को आप फारिग कर लेंगे। देखिए मंसूर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो हम जरूर करेंगे, जैसे हम जरूरत महसूस करेंगे हम जरूर करेंगे। जब उनके पास अक्सरियत नहीं है और उन्हें गवर्नर साहब ने कहा है कि आप एतमाद का वोट लो, तो एतमाद का वो वोट ले लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला नो कॉन्फिडेंस भी करेंगे। क्यों नहीं करना हमने? अब देखें, जहां तक ताल्लुक है ये चीजें
किस वक्त हमने क्या करना है, एतमाद का वोट पहले लेना है, अदम एतमाद पहले करना है, ये चीज़ें तो हमने अपने टाइम के हिसाब से करनी है ना जी। इस पे तो हम चाहते हैं कि हमें मुकम्मल तौर पे आज़ादी होनी चाहिए, इसका हमें पाबंद तो नहीं होना चाहिए। आप हमारे मेहरबान हैं, भाई हैं, आपका मशवरा जो है वो बिल्कुल हसन भाई बजाने में आप क्या मशवरा दें। इसलिए सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने पहले एक ही रात में ये दोनों मिसाइल इकट्ठे छोड़े थे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका एक मिसाइल अभी 11 तारीख तक रोक दिया गया है तो दूसरा तो चला सकते हैं ना आप। नहीं, हम यकीनन चलाएंगे, लेकिन हमने अपने कुछ मिसाइल बचा के भी तो रखने हैं ना। ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है, ये कोई अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, और ना ही ये असम्बलियों की तहलील तक ख़त्म हो जानी है। ये एक माइंडसेट के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं। अब अभी आपने सुना, आपके टॉक शो में ही असद साहब कह रहे थे कि जरदारी साहब यहाँ क्यों आए। देखें, ये एक माइंडसेट है जो सारा कुछ कर रहा है। सुबाइयत फैलाई जा रही है, मरकज़ के खिलाफ, वफाक के खिलाफ नफरत की बातें, ये कहना कि इमरान खान बाहर बैठकर किस तरह हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है। इमरान खान के कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो तो खुद भी कहता है कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, लेकिन एक शरारत करनी होती है ना। आप इकोनॉमी के साथ एक मजाक कर रहे हैं, हम आज दिवालिया हो रहे हैं, हमारा ये हो गया, हमारे तो 6 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, 2 अरब फलां से मांगे हुए हैं, वो हम खर्च नहीं कर सकते, 4 अरब हमने किसी से लिए हुए हैं, उधार के पैसे पड़े हुए हैं, हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, हम तो मर रहे। इस किस्म की एक फिजा पैदा करना जिससे ना सरमायाकारी हो सके, ना बाहर से कोई हमें दोस्त मुल्क हमारी मदद करने को तैयार हो, तो IMF के उनको लेटर लिख देना, अपने वुज़रा को कहना कि वज़ीर ख़जाना जो सूबाई हैं उनको कहना कि आप IMF को लेटर लिखो। ये जो हरकतें हैं ये क्या इस मुल्क में इस्तेहकाम लाने की हैं, मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए हैं, सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हैं। अपने मुखालफीन को, जो सियासी मुखालफीन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक और बात थी। बहुत शुक्रिया आपका, अब तो हर बहुत शुक्रिया हसन साहब। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है, और जहां पे असेंबलियां तहलील करने की बात हो रही थी वहीं पे इमरान खान साहब ने ये ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी जो है उन्होंने तहलील करने का कहा था। अगर पंजाब के अंदर ये कानूनी जंग चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तो तहलील की जा सकती है, आखिर उसको तहलील करने से कौन रोक रहा है। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे आज लाहौर हाई कोर्ट का जो एक अबूरी हुक्म आया है जिसके तहत परवेज़ इलाही साहब को बहाल कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ उनसे अंडरटेकिंग भी ली गई है कि आप पंजाब असेंबली तहलील नहीं करेंगे, और वो अंडरटेकिंग जो है जमा करवा दी गई है। इससे पहले हम अतर काज़मी साहब, अज़मा बुखारी साहिबा से इसको डिस्कस कर रहे थे। अब एंकर पर्सन है और कानूनदान भी हैं, मेरे भाई भी हैं मुनीब फारूक साहब, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इनकी राय भी शामिल करते हैं। मुनीब साहब, ये किसके फेवर में हुआ सर ये आज का डिसीजन? क्या आप किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, आज का अगर आप सारी कार्रवाई देखें तो बुनियादी नुक्ता क्या था जिसके ऊपर सारी बहस हो रही थी, वो ये कि असेंबली तहलील नहीं होने देंगे, असेंबली तहलील नहीं होनी चाहिए, नहीं तो परवेज इलाही साहब की तो हुकूमत चल रही थी। ठीक है, आज अगर आप उसकी बॉटम लाइन देखें तो जो लोग कल कह रहे थे कि नहीं जी स्पीकर के पास इख्तियार है, गवर्नर के पास तो इख्तियार ही नहीं, वो तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इस तरह कह ही नहीं सकता चलते हुए सेशन में, आज अदालत के सामने अदालत ने क्या उनमें से किसी बात को लिफ्ट कराई? जवाब नफी में आएगा। गवर्नर के पास इख्तियार है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के कहने का, और तमाम बाकी बातें इररेलेवेंट थी। आज जिस तरह वो मिस कोट किया गया, जो मंजूर भट्टू साहब का जो केस है उसको, उसमें भी जो बात की गई, जी सॉरी, आप मेरी आवाज शायद डिस्टॉर्ट हो रही है, अगर आप मुझे दोबारा डालें। आपकी आवाज आ रही है मुनीब साहब, आप बोलिए, आप हम सुन सकते हैं आपको। जी, तो जिस तरह से उसको मिसप्लेस किया गया और मिसकोट किया गया मुनीब भाई, वैसे ऑन अ लाइटर नोट, आपको ये तो नहीं लग रहा आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है कहीं पे? नहीं, वैसे हो भी जाए तो मंसूर साहब आपसे बात करते हुए तो कोई टेंशन नहीं होगी। और बाकी मेरे कुछ खास किस्म के शौक तो है नहीं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ी नॉर्मल सी जिंदगी गुजारता हूँ जैसे आप गुजारते हैं। तो लिहाजा मैं याद करना चाहूंगा
कि वो जो मिसकोट किया गया मंसूर भट्टू साहब के केस को, उसके हवाले से भी अदालत ने कह दिया कि 10 दिनों का कोई जरूरी तो नहीं है कि 10 दिन ही दिए जाए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लेने के लिए। मुद्दा क्या था? मुद्दा सिर्फ ये था कि पंजाब असेंबली नहीं टूटनी चाहिए। आज अदालत ने लिख कर दे दिया, लिख कर देना पड़ा अदालत में कि असेंबली नहीं तोड़ेंगे। ठीक है। तो आज जो मर्जी कहते रहे सारे, अल्टीमेट जीत जो है वो उस डिमांड की हुई और मेरे ख्याल में जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब की जो दिल की दुआ थी शायद वो पूरी हुई कि पंजाब असेंबली नहीं टूट रही। बाकी सब तो सानवी बातें हैं, तहरीक अदम एतमाद हो गई या एतमाद का वोट हो गया, उनकी क्या अहमियत है? मसला ये है कि कल नहीं, लेकिन मुनीब साहब यहाँ पे नून लीग ने अगर परवेज इलाही साहब को हटाया था और उनको डी नोटिफाई किया था तो मकसद ये था ना कि अपना वजीर आला लेकर आना है, तो वो तो नहीं ला सके, फिलहाल तो नहीं ला सके वो। नहीं, वो नहीं ला सके, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है मंसूर साहब, लेकिन हाथी के खान जो दांत है वो खाने के और दिखाने के और मकसद ये था। नहीं तो परवेज इलाही साहब की हुकूमत तो पिछले 4-5 महीने से चल रही है और चलती रहनी थी अगले अक्टूबर तक। किसी के पेट में कोई दर्द नहीं था, एक्सेप्ट भी कर लिया था किसी ने पेट। तो मैं अगर ये कहूँ, मैं इसको ये कहूँ कि अगर 3 प्लेयर थे इस सारे मामले में, जिसमें इमरान खान साहब, परवेज इलाही साहब और ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून या पीडीएम, अगर आप उनको एक एंटिटी के तौर पे कंसिडर करें, परवेज इलाही साहब सीएम की सीट पे बैठे रहेंगे, नून लीग और पीडीएम चाहती थी असेंबलियां ना टूटे, नहीं टूटेंगी, तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान तो क्या इमरान खान साहब का नहीं हुआ? यकीनी तौर पर हुआ, लेकिन मुझे कहीं पता नहीं क्यों लगता है कि शायद खुद इमरान खान साहब भी नहीं चाहते थे कि असेंबलियां टूटे। अच्छा, वो भी देखिए उन्होंने जो बीच में इतना वक्त दिया वो किस लिए दिया? वो जाहिर बात है कोई उन्होंने बीच में दाता दरबार पे देख तो नहीं देनी थी ना, देख तो नहीं मानी हुई थी कि जुम्मे को देख देंगे उसके बाद असेंबलियां। ये आपके भाई बैठे हुए हैं, आपके भाई अतर काजमी साहब बैठे हुए हैं, जरा देख थोड़ी सी इनको भी खिलाते हैं। अतर साहब, आप ये सुन रहे हैं कि ये जो टाइम इतना दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से, और इस पे एक और भी सप्लीमेंट्री सवाल भी ले लीजिए कि भाई खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तो मौजूद है ना, उसको तो तोड़ दें आज। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल जिस तरह मुनीर साहब ने कहा और मैं उनसे 100% एग्री करता हूं कि बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद ये था कि इमरान खान की हुकूमत बचानी है। और हुकूमत क्यों बचानी है? उसके पीछे वो बुनियादी खौफ है, वो खौफ है इलेक्शन का। ये इलेक्शन से इतने खौफजदा है कि ये इमरान खान की हुकूमत बचाने के लिए सर धड़ की इन्होंने बाजी लगा दी। दूसरी बात यह है कि परवेज इलाही को जिस वक्त डी नोटिफाई किया गया, उसके साथ ही हमजा साहब को कहा गया कि आप पहुंचे। सुबह से इनके जो है वो राना मशहूद साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी कौम को खुशखबरी सुनाई कि हमजा साहब हमारे अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। और हमजा साहब ने, तो मुझे पता चला है कि उन्होंने 2 नए बटन भी लगवाए शेरवानी में, लेकिन उस सारे असना में चौधरी परवेज इलाही साहब का वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया अदालत ने। अब हर कोई इसको अपनी अपनी नजर से देखता है, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को उन्होंने उतारा और जिस तरीके से वो नोटिफिकेशन जारी करवाया गया मंसूर भाई, अब उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे में मुबैना तौर पे बंद किया गया। पीटीआई वाले बड़े संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, तो ये मामला भी अब क्लियर होने की जरूरत है कि किसने क्या किरदार अदा किया। ये पीटीआई ने इल्जाम लगाया है कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद, अब्दुल्ला सुंबल की बात करें, उनको कमरे में बंद कर दिया गया था। जी, ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फवाद चौधरी साहब ने, फरक हबीब साहब ने बताया कि उनको कुछ मोजिज शख्सियात ने कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी और गन पॉइंट के ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी करवाया गया। अब किसकी तरफ उनका ये इशारा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये उन्होंने बाकायदा तौर पे ये मसला उठाया है, मुबैना तौर पे ये हरकत हुई है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब खुद ही आके इसकी वजाहत कर सकते हैं या फिर कोई अगर तहकीकात हो तो पता चलेगा। ये अजमा साहबा से पूछते हैं जी। अजमा साहबा, ये कुंडी लगाने तक बात आ गई जी, मतलब गन पॉइंट के ऊपर उनसे साइन करवाए गए जी। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ जो है वो झूठ और जो एक जो गलत बयानी है वो उनका तुर्रा इम्तियाज है। वो गलत बात करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, फारिग हो जाएंगे। नाम लो ना, नाम लेने से किसने रोका है? ये क्या बात हुई? वो किसी ने लगाया था तो किसी ने तो हो गया था। नाम लो, इतनी जुर्रत है ना बहादुर जो बहुत हो सारे तुम लोग, और इनको बहुत वो भी है कि जी हम डरते नहीं है किसी से और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नाम लो, बिल्कुल एक्सपोज करो नाम लेके किसने उनको जो है वो। और चीफ सेक्रेटरी जो है वो कुछ 6 साल के बच्चे थे, उनको टॉफी दिखा के कमरे में ले जाके कुंडी लगा के बंद कर दिया। मतलब कमाल की बात नहीं हो रही? अब्दुल्ला सुंबल साहब को नाम किसने भेजा था? परवेज इलाही साहब ने। ये उनकी जो 3 नाम भेजे गए थे, वजीर आजम साहब को उसमें शामिल थे, और उनके आने के ऊपर जो है वो क्या परवेज इलाही साहब ने जो है कोई एतराज किया था? मुझे बताइए। अब्दुल्ला सुंबल साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई, जो आईजी साहब है उनके अपॉइंटमेंट में कोई एतराज आया चीफ मिनिस्टर की तरफ से? जिसका जवाब है नहीं। लेकिन अब चूंकि एक शर्मिंदगी हुई
क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने फौरी तौर पर अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन कर दिया। अब उस नोटिफिकेशन पे एक सनसनी फैलाना, ओ भाई वो मतलब 35 पंक्चर, तो वो बैलेट पेपर, तो वो उर्दू बाजार, तो वो मुझे वो वीडियोज आ जाएंगी, तो मुझे जहर दे दिया जाएगा, तो मुझे फलाना हो जाएगा। ये इनकी कुछ ज़हनी बेचारों की जो है ना तख्लीकात का प्रॉब्लम है, इनकी दवाइयों का प्रॉब्लम होता है। मैंने 100 दफ़ा आपको बताया, इनकी बातों को इतना सीरियस मत लिया कीजिए। और ये मजाक है कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं उनके साथ इतना बड़ा वाकया हो गया और वो अभी तक चुप है। मतलब को बात है करने वाली, और वो चुप है, लेकिन ये बोल रहे हैं भोबू सारे बैठ के, ये भोपू बजे जा रहे हैं और वो चुप हैं। कमाल बात है भाई, कमाल हो गया है। और वो लोग, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि उसी तरह लेके चल पड़े हैं सारे। अब आपको याद है इजाजुल हक साहब ने एक आप ही के शायद प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा, वो डिग्गी में मिलने गए थे, वो आज तक, हालांकि वो कह चुके हैं कि वो खबर गलत थी। इमरान खान आज भी, कल भी उसने परसों उसका जिक्र किया, और वो सारे उनके जो टाइगर सहाफी हैं वो इस बात को लेकर चल पड़ते हैं। वो झूठी बात के ऊपर तबसरे भी करेंगे, झूठी बातों को टॉक शोज में मिलाएंगे, झूठी बातों पे जो है वो, मतलब मुझे समझ नहीं आती, कोई खुदा का खौफ करे, कोई दिमाग इस्तेमाल करे। चीफ सेक्रेटरी है, कोई मजाक है। और बिल्कुल अगर चीफ सेक्रेटरी के साथ ये हुआ होता, वो अब्दुल्ला सुंबल को, पता नहीं आप मंसूर कितना जानते हो, अब्दुल्ला सुंबल चुप होकर बैठने वाले लोगों में से नहीं है। अगर उसके साथ कोई ऐसी ज्यादती हुई हो, और क्यों करेगा कोई, क्यों होगी? फारूक साहब, हमने तो आज भी कोर्ट में कहा कि हम ये नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए तैयार हैं अगर ये एतमाद का वोट ले ले, और इन्होंने तो आज कोर्ट में, फारूक साहब ये जो इल्जाम है जो है वो स्पीकर के ऊपर डालते रहे हैं बैठ के, स्पीकर के ऊपर डालते रहे। स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया, देखे ना जी पड़ोसियों की लड़ाई में मारा क्या कसूर है? अली जफर ने कहा आज कोर्ट के अंदर, मुझे बताइए। देखिए फारूक साहब ये बड़ा संगीन इल्जाम है। जी जी अतर भाई बात कीजिए जी। बस कह देना, बैठ के बोल देना जो दिल चाहेगा। मैं इतना सा सिर्फ इसमें ऐड कर रहा हूं कि देखिए, एक तो जिस टाइम पे नोटिफिकेशन आया, इतनी लेट क्यों नोटिफिकेशन आया, उसके ऊपर भी सवाल। और दूसरी बात यह है कि मेरी बहन अजमा साहिबा ने कहा कि जो लोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे कोट कर रहे हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सहाफी हैं जो भी हैं वो टाइगर सहाफी हैं। क्या असली सहाफी सिर्फ वही होता है जो पीसीबी में चेयरमैन लग जाए, या आपकी काबीना में बैठ जाए, या आप लोगों से कोई ओहदा ले ले, वो असली सहाफी है? बाकी कोई टाइगर है तो कोई क्या है, तो क्या है? क्या असली सहाफी वो है बस जो आपकी काबीना में बैठा? असली सहाफी वो होता है जो व्हाट्सएप पे चलता है हदायत लेकर, झूठी सच्ची बातों को वो जो है वो खबरें बनाकर लोगों को पहुंचाता है। वो ओहदा लेता है, वो असली सहाफी का मतलब खबरों की तस्दीक करते हैं। अतर काज़मी साहब, मुझे नहीं पता आपका कितना एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता आपका कितना एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का, लेकिन सहाफी जो होता है वो तस्दीक करता है खबर की, वो कान पकड़ के भाग नहीं पड़ता, वो तस्दीक करता है खबर की। आपने तस्दीक किया खबर की? तो खबर आ रही है ना, तो यही खबर सामने आ रही है खबर की। आपको पता है, आपको खबर आ रही है ना, सामने आ रही है खबर आ रही है। असली सहाफी वो है, वो सारी तस्दीक करता है ना, वही ना जो तस्दीक नॉर्म्स का इल्म करता है ना, कि नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सुन तो लेना, अब मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक खबर आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक खबर आई है, सामने खबर आ गई, तस्दीक की ना आपने? तस्दीक वो आप वो यही कहा है ना कि चीफ सेक्रेटरी आके उसकी तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे नेशनल मीडिया पे चल रही है। मसला ये है कि आप लोगों को आदत है सहाफी, आप लोगों को आदत है सहाफियों को रीड करने की, आप लोगों को आदत है सहाफियों को ओहदे देने की, आप लोगों को आदत है सहाफियों को रखने की, आप लोगों को ये आपको आदत हो गई है फूड लेने की, आप लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता कि सहाफी अपनी इंडिपेंडेंट राय भी रखे। जब हम कोई जिस दिन हम भी पीसीबी में या काबीना में कोई ओहदा ले लेंगे, उस दिन मंसूर साहब भी असली सहाफी हो जाएंगे, मुनीब साहब भी असली सहाफी हो जाएंगे, मैं भी असली सहाफी हो जाऊंगा। उस वक्त तक हम असली सहाफी नहीं हो सकते जब तक हम आपकी हुकूमत से कोई ओहदा ना लें। तो हमने वो नहीं लेना कि आपकी सहाफत और आपकी सियासत वो सबको नजर आ रही है, तो वो आपको मुबारक हो। बाकी आप कहती रहे जो मर्जी, आप बड़ी बहन है, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि जर्नलिस्टिक नॉर्म्स जो है, अगर आप सहाफी हैं तो आपको पता होने चाहिए। और मैंने कहा कि जर्नलिस्टिक नॉर्म्स अगर आप हमें सिखाएंगी तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी फिर सियासी इक़्तिदार हमें भी आपको बतानी पड़ेगी। मैंने आपको तो टाइगर सहाफी कहा ही नहीं, मैंने आपको तो कहा ही नहीं, आपने अपने पे क्यों ले लिया भाई? मैंने आपको तो कहा ही नहीं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ ना कि आप कह रही हैं कि जो भी इस तरह की खबर देता है जो आपके बयानिए पे नहीं है वो खबर है। नहीं, ना समझे अपने आप को टाइगर सहाफी।
प्यारे भाई ना समझे, नहीं, आप जो मर्जी नहीं ना, आप जो मर्जी कहती रहे, आप मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी कौम देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, पूरी कौम के सामने इलेक्शन से मेरी बहन खौफजदा है, इलेक्शन से डरी हुई है, तो मुझे आपका पता है कि आप लोग इजाजत दीजिए, आप लोग दोनों, और वो आप लेके चल, मुनीफ भाई को ले लें जी, मुनीफ भाई को ले लें, वो जो है ना बीच में टाइम का, मुनीफ साहब से उनसे पूछ ले, वो मुनीफ साहब बड़े काबिल एहतराम है, आप दोनों के लिए बड़े काबिल एहतराम है। मुनीफ साहब क्या ये अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई क्लेम किया जाता है उसे कोर्ट किया जा सकता है या नहीं? अजमा साहबा ने कहा कि जी पहले तस्दीक करनी चाहिए उस बात की। वो उस्मा साहबा को फोन करके तस्दीक करो। सहाफी कौन अच्छा कौन बुरा इसकी नहीं इमरान खान को करे या उसके जो फवाद चौधरी से किया करे, बुखारी से क्यों करनी है आपने? अच्छा सहाफी कौन है? मैंने कहा सब मुझसे अच्छे, मेरा नंबर सबसे आखिरी में आता है, तो लिहाजा इस डिबेट को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। बल्कि आप मेरे भाई हैं, मैं कहूंगा मेरे से अच्छे आप हैं और आपसे अच्छे बाकी सारे हैं, ठीक है? इसको आपको भी मैं इसी में शामिल कर लेता हूँ। तो हाँ, तो मसला ये है कि जहाँ बात मुद्दे की है वो सिर्फ ये है कि जो इस तरह की क्लेम्स होते हैं कि जी गन पॉइंट पे किया, बलीगुर रहमान साहब को जितना मैं जानता हूँ वो बड़े मुस्तकिल मिजाज और बड़े अच्छे ठंडे मिजाज के आदमी हैं, और मैं आपको यकीन माने, मैंने तो ना चीफ मिनिस्टर बनना है ना मैंने गवर्नर बनना था। कानूनी तौर पर अगर आप देखें तो जो गवर्नर साहब ने किया, मैं वो जो एतमाद के वोट का कहा, वो आई कैन सपोर्ट इट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल प्रेसिडेंट, एंड दैट इज नॉट मंजूर भट्टू केस, दैट्स अनदर केस। अच्छा, तो आई कैन सपोर्ट इट विद दैट, और वो बिल्कुल हक बजाने से कहने के ऊपर, और उनका इख्तियार है। ये बाकी जितनी बातें की गई ना, मैंने तो आपसे शुरू में कहा, आज अदालत ने किसी को घास डाली, क्या अदालत ने कहा हाँ नहीं भाई सेशन चल रहा था तो गवर्नर की कैसे हिम्मत हुई कि समन कर लिया उन्होंने वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए? तो बात ही नहीं हुई। बात भी बल्कि क्या होनी थी, जब अली जफर साहब ने फरमाया तो अदालत ने उसको लिफ्ट नहीं करवाई। तो समझ जाना चाहिए ना। बाकी तो कुछ बातें मैंने आपको अर्ज की, There is a lot more that meets the eye. अच्छा मुनीफ भाई एक मुझे अब हमने काफी मेरे ख्याल में केस को डिस्कस कर लिया, मैं जरा होलिस्टिक एक व्यू लेना चाहता हूं अब पॉलिटिकल सिचुएशन का। इमरान खान साहब ने जो कल एक खिताब किया था उसके अंदर हमने एक बड़ी तब्दीली देखी कि जनरल बाजवा का नाम लेना उन्होंने छोड़ दिया, एक आदमी वो आदमी उस आदमी ने ये किया, मतलब उसके अंदर भी हम एक तब्दीली देख रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब अब असेंबलियां तोड़ना चाह रहे थे, ये काम भी पेंडिंग के अंदर चला गया है। तो नाउ व्हाट डू यू थिंक, इमरान खान साहब वो जो उनको एक अर्ली इलेक्शन चाहिए था, उस कॉज को कितना बड़ा हिट हुआ है इस सारे मामले का? क्योंकि जाहिर बात है हम सब जानते हैं कि बाजवा साहब का नाम वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि परवेज इलाही साहब नाराज हो गए थे। तो परवेज इलाही साहब ने रिसेंट दिनों के अंदर अपनी पोजीशन को काफी स्ट्रांगली कर लिया इमरान खान साहब के सामने। बिल्कुल कर लिया जी, और अब भी देखिए कि मैंने कहा ना परवेज इलाही साहब के किसी खास वक्त की दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली। अब तो अदालत में लिख के दे दिया, अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो पूरे आबोताब से अपनी चीफ मिनिस्टरशिप एंजॉय करें। जिन लोगों के पेट में दर्द था कि परवेज इलाही साहब क्यों वज़ीर आला हैं, और कई लोगों का जो मसाइल थे कि वो खुद बेरोजगार है, उनके काम आजकल नहीं चल रहे, उनको तकलीफ होती थी जब वो परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर देखते थे। ये मैं बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों की कर रहा हूँ। तो उनको फिर उसी तनख्वाह पे भी काम करना पड़ेगा। बाकी इमरान खान साहब ने भी माइनर एडजस्टमेंट्स करनी है, सियासत तो उन्होंने भी करनी है। हर किसी के साथ अड्डा लगा के तो काम नहीं होगा। हाँ, उन्होंने एक स्किन सेव करनी थी, खुद को एक टाइम देना था, सेविंग ग्रेस निकालनी थी अपने लिए, वो उन्होंने निकाल ली। देखिए मैं तो तहलील करना चाह रहा था, अदालत ने रोक दिया। तो वो भी जो काम था ना, वो भी उसमें भी मैं दो नंबरी तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो भी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी थी, और जो अब हो रहा है वो भी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब आपका। अतर साहब, मेरा यही सवाल आपके, इमरान खान साहब के इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ी तब्दीली हमने कल भी देखी कि उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेना छोड़ दिया। इलेक्शंस जो हैं वो जाहिर बात है ये भी अब आगे पेंडिंग में चले गए, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी नहीं अब टूट रही। तो इमरान खान साहब अब किस मुद्दे के ऊपर इस तरह पॉलिटिक्स करेंगे? और परवेज इलाही साहब जो है एक बहुत स्ट्रांग पोजिशन में उनके सामने आके खड़े हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जहां तक एक आदमी का ताल्लुक है, मुझे नहीं पता कि अब किस आदमी की तरफ उनका इशारा था, टू बी ऑनेस्ट। पर जो भी काम हुआ, जो भी कार्रवाई हुई, वो एक आदमी का काम नहीं है। अतर साहब सीरियसली मतलब आपको नहीं पता उनको वो किसकी बात कर रहे थे? देखिए, अब मैं किस तरह तस्दीक करूं? मेरी बहन फिर नाराज हो जाएगी। अब मेरी बहन कह रही है कि तस्दीक के किए बगैर कुछ मत कहो। अब मुझे अब मंसूर भाई आप खुद देखें ना, अब मेरी बहन ने मुझे अभी कहा कि पहले तस्दीक करो। लेक्चर आपने मुझे दिलवाया। अच्छा, आप ये अपनी बहन के कहने की वजह से नहीं कह रहे हैं?
आप देखें ना, आप तस्दीक नहीं, अब आपने भी वो अब आप किस तरह वो हम तस्दीक करें, ठीक है कि नहीं? आप या मैं अतर भाई मैं ये कहूँ कि अतर भाई या फिर मैं ये कहूँ कि अज़मा बुखारी साहिबा ने आपको, या फिर मैं एक मिनट, वो कौन था? या अतर भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कौन था? जी 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 पूछो ना वो कौन था? ये अज़मा बुखारी साहिबा ने जो डांट पिलाई है उसकी वजह से कहीं सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं हो गया? देखिए उन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर, मेरे कोई डांट नहीं पिलाई। वो देखिए उस्मा साहिबा जो है वो मुझे तो डर लग गया, वो कहेंगी कि तस्दीक नहीं, वो आदमी एक कौन था? देखिए मैं जो उस तरफ आ रहा था, मैं ये कह रहा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो कोई एक आदमी नहीं था, वो जो भी था वो किसी एक आदमी की बात नहीं, आदमी बहुत हैं और आदमी अभी भी हैं, और वो सबको, हर आदमी अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। आदमी आप भी हैं, आदमी मैं भी हूं, आदमी सब हैं, तो आदमी बहुत हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए खान साहब क्या चाहते हैं, वो इलेक्शंस चाहते हैं, अभी हो सकता है उसमें रुकावट आ जाए। अब आप देखें कि ये सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, ये सेलिब्रेट ये कर रहे हैं कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमने इंतखाबात में नहीं जाना और इंतखाबात को रोकना है। तो ये 13 जमातों का जो इत्तेहाद है वो इंतखाबात से खौफ ज़दा है, ये बुनियादी एक चीज है जो कौम को समझने की जरूरत है। तो बाकी देखें, इंतखाबात अभी नहीं होंगे तो 6 महीने बाद हो जाएंगे, साल बाद हो जाएंगे। बाकी ये एक रुकावट तो आई है, यकीनन खान साहब असेंबली तोड़ना चाहते थे और असेंबली नहीं टूटी। अज़मा बुखारी साहब, ये तो वैसे हकीकत है कि एक साल के इलेक्शन पे वो खुद ही आ गए हैं। इमरान खान को भी किसी वक्त समझा दीजिएगा प्यार से। और भाई आपने वो तो बताया नहीं, ट्वीट्स भी की थी आपने, वो कौन था? वो आज तो बता दो वो कौन था। अच्छा मैं भी बता देता हूँ, मैंने आज तक वो ट्वीट नहीं की, पता नहीं आपने किसके अकाउंट से वो देखी है। मैं वो यकीनन कोई फेक अकाउंट होगा, अगर कोई मेरी ऐसी ट्वीट है तो आप जरूर शेयर करें। मुझे अगर पता होता तो मैं तो सबको बताता। मुझे तो कोई नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो अभी मुझे तो उस आदमी का भी नहीं पता, मुझे तो उस आदमी का भी नहीं पता, मैंने तो तस्दीक ही नहीं की। लड़ाई खत्म हो गई। वो कौन था ये सिर्फ ना इमरान खान को पता है ना अतर काज़मी साहब को पता है। बस आगे चले। पर वो जो भी था वो एक नहीं था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक नहीं था जो भी था। अच्छा चलो ठीक है, चले जाए, माफ किया जाए। लेकिन आगे चले। अज़मा साहिबा, लेकिन देखिए अतर साहब ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट ये रेज किया था कि लग यही रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस इलेक्शंस को बेशक आगे अपने टाइम पे भी लेके जाएं, लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो साथ ये भी कहते हैं कि कोई मसला नहीं, आपने इलेक्शन अपने टाइम पे कराना है, करवा लीजिए, मेरा तो पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जी वो हमने कल देखा जी, वो गवर्नर हाउस के बाहर भी हमने देखा, वो लॉन्ग मार्च के हमने अंदर भी देखा, वो जब जो है अवाम का समंदर आना था वो हमने तब भी देखा। तो पॉपुलैरिटी अगर सिर्फ जलसों से जो है वो प्रिडिक्ट हो सकती है तो वो आपने देख ली। और जो पुराने इनको ख्वाब आ रहे हैं ना, वो बाई इलेक्शंस वाले, जब इनकी साइफर की स्टोरी बिक रही थी, जब ये मजलूम बने हुए थे, जब ये अमेरिका के खिलाफ कौम को जगा रहे थे, उनके अंदर आज़ादी का शऊर पैदा कर रहे थे, हम कोई गुलाम है के ऊपर जो है वो दर्स दे रहे थे पाकिस्तान की आवाम को, तो वो उस वक्त की बात थी। अब इमरान खान साहब जो हैं वो उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। मैंने कई दफ़ा कहा बस इमरान खान साहब में एक मेहरबानी करें कि वो जो स्टे के पीछे छुपते फिरते हैं ना, और मुझे ये साइफर पे मत पूछो, मुझे फॉरेन फंडिंग पे मत पूछो, मुझे तोशा खाना पे मत पूछो, वो नहीं होगा। वो तो उनको जवाब तो देने पड़ेंगे, कानून से बालातर वो भी नहीं है। वो जो जिस कौन को वो ढूंढते फिरते हैं ना, एक्स वाई बताया, आपको याद है ना बाई इलेक्शंस में भी उन्होंने कहा था मिस्टर वैक्स मिस्टर वाई, वो मतलब वो उसने हमारा इलेक्शन ये कर दिया, रिजल्ट आया तो एक्स वाई इनके हाथ, इनके जो है वो ये काम करते रहे। इमरान खान को इस तरह की जो है वो मेरा ख्याल है कि वो उनको कुछ बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, वो ऐसी तखलियाती किस्म की बातें, कोई ऐसे वो चीजें सोच लेते हैं। अज़मा साहिबा, ये वही एक्स वाई नहीं है जिसको आप एक जमाने में खलाई मखलूक कहा करते थे? नहीं, ये खलाई मखलूक उसकी तस्दीक नहीं हुई, उस खबर की तस्दीक नहीं हुई। ये तखलियाती मखलूक है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो तो एग्जिस्ट करती थी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तोशा खाना, बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब आपका। अतर काज़मी साहब, टाइम की कमी की वजह से आई एम सॉरी, आई विल हैव टू कट दिस शॉर्ट ओवर है। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।